नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नई दिल्ली में ग्रीन पार्क स्थित मर्सिडीज शोरूम में कंपनी के 2 नए मॉडल की भव्य लॉन्चिंग पार्टी का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर जानी मानी उद्यमी और फैशन डिजाइनर सुहानी दहिया ने फैशन शो के माध्यम से खादी को बढ़ावा देकर कार्यक्रम को अलग पहचान दी और साथ ही कार्यक्रम में साधना ग्रुप मुख्य रूप से सहयोगी के रूप में शामिल रहा। साथ ही लॉन्चिंग पार्टी में बड़ी संख्या में जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्यसभा सदस्य आरपीएन सिंह मौजूद रहे और इसके अलावा कई नामचीन हस्तियां भी इस अवसर पर उपस्थित रही। जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा। Light it up to the beat, come on. Jalva. 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 Yeah, blaze up and walk, light it up to the beat, come on. Jalva. Jalva. Blaze up and walk, light it up to the beat, come on. Which runs quite a few news channels as well as religious channels. I would request him and feel extremely honored if Mr. Mohan Singh Raghuvanshi would welcome our esteemed guests, Mr. Mohan Singh. Thank you so much, sir. I would request you to kindly welcome our guests. Thank you. धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथि आ चुके हैं। आप चाहेंगे कि मैं आप सबको रिव्यू कराऊं। पूर्व गृह मंत्री हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। कृपया मंच पर आए और उनका मुख्य स्वागत करेंगे। श्री आरपीएन सिंह जी का आपसे मैं निवेदन करूंगा, खाली करूंगा, स्वागत करें। आरपीएन सिंह जी पूर्व गृह मंत्री है और राज्यसभा सदस्य है और ये आज हमारे बीच में इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर सो मच। आपकी कोई बात अगर आप
साथ ही अभी आपने फैशन शो भी देखा जो खादी को एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है कि मर्सिडीज के नए वर्जन को लॉन्च किया गया है। उसके साथ ही खादी को प्रमोट करने के लिए एक फैशन शो हुआ है। देश की जंग आजादी के समय गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए चरखा चलाया था, तो देश ने चरखा चलाया। फिर उन्होंने दांडी मार्च में कुट्ठी नमक उठाया, तो देश ने नमक सत्याग्रह किया। नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि मंदिर पर एक दिन झाड़ू उठाई, तो स्वच्छता एक मूवमेंट हो गया। तो खादी तो रोजगार की भी है, फैशन भी है, गांव से भी जुड़ी है, खादी ग्रामोद्योग है। आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई और धन्यवाद। सर, आप इस मर्सिडीज के प्रोग्राम में आज आए हैं और मर्सिडीज का जो नया मॉडल लॉन्च होने जा रहा है, तो इसको लेकर प्रोग्राम को लेकर आप दो बातें बोलिए। मैं तो सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक नई शुरुआत ग्लोबल स्टार के माध्यम से यहाँ हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ से लोगों को जो कस्टमर हैं उनको बहुत अच्छी सर्विस मिले और जो लोग यहाँ से गाड़ी खरीद के जाएं अब संतुष्ट रहें और ये जो शोरूम है बहुत तरक्की करे। और ये ऐसी गाड़ी है जो लोग भी मर्सिडीज खरीदते हैं उनका एक सपना होता है, क्योंकि मर्सिडीज अपने आप में एक ब्रांड है। तो मैं जो मालिक हैं उन सबको, गुप्ता जी को और उनके पार्टनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मर्सिडीज के शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर ग्लोबल स्टार के द्वारा जो है और टायर्ड फैशंस के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम में आने का मुझे बहुत खुशी है। मर्सिडीज ब्रांड देश में एक बहुत अच्छा अपना स्थान बना रहा है और आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साधना टीवी की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका ये आयोजन बहुत ही सफल हो और लोगों में इस ब्रांड की अवेयरनेस और फैशन की अवेयरनेस और ज्यादा बढ़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए वेंचर के लिए। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम ग्रीन पार्क में हो रहा है, मर्सिडीज का नया शोरूम और बढ़िया गाड़ी जो लॉन्च हुई है और उसी के उसमें एक फैशन शो यहाँ जो चल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये गाड़ी जो आज यहाँ लॉन्च हो रही है, अच्छा है, लोगों को पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, फैशन शो को लेकर क्या कुछ बोला चाहेंगे? वो फैशन शो के अगर जो डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, उन्होंने खादी को वो एक एनजीओ भी चलाती है, साथ में खादी को रिप्रेजेंट किया है। तो माननीय मोदी जी भी कर रहे हैं, पूरे लोग कर रहे हैं और खादी को बढ़ाने का काम अगर है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं और ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ इस बारे में। प्रोग्राम को लेकर हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। रमोला बच्चन जी जो जानी मानी डिजाइनर है, तो उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम को लेकर। मैम, आज आप इस प्रोग्राम में आई हैं, तो इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ खास? Well, it's a very exciting evening because we are presenting a new designer by the name of Tate London. It's the brainchild of Suhani Dhaya, and she believes in artisanship, craftsmanship of India. She believes in sustainable fabrics, in zero waste production, and durability and timelessness of design. So she has her own concept. And well, it's lovely to be here in the Mercedes showroom this evening. We're unveiling their new car, so we're excited about that as well. And I hope that it's going to be a fashion, fun evening. चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया और साथ ही संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंगलवार के दिन बहुत ही मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है और जीविका निधि सरकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा भी मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।
बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती हैं, जो व्यवसाय करती हैं, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी, जो उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थी, मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज था। और हम राहुल गांधी से फिर से पूछते हैं कि क्या 1980 में अपनी मां सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता धोखाधड़ी के पूरे रैकेट के लिए इस देश के लोगों से माफी मांगेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जबकि पवन खेड़ा, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी कई मतदाता पहचान पत्र सामने आ गए हैं, तो क्या राहुल गांधी स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतदाता धोखाधड़ी का रैकेट चल रहा है। आज हर व्यक्ति ये कह रहा है जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं, वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं।
पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार है, कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को मल्टीपल एपिक आईडीज जब उनके पास पाए जाते हैं, उन सबको संरक्षण राहुल गांधी देते हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर है, और इन वोट चोर को संरक्षण सवा चोर और सबसे बड़े चोर राहुल गांधी ने दिया है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आर्टिकल 326 संविधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी इस पे शांत क्यों है, ये मैं आपके सामने बताऊंगा। क्योंकि पूरा गांधी वाड्रा परिवार वोट चोरी और वोटर धांधली के रैकेट के अंदर संलिप्त है। आप याद करिए, 1980 में सोनिया गांधी जी देश की नागरिक नहीं बनी थी और उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद 1982 के अंदर हमने प्रोटेस्ट करा तो वो नाम हटा, और सोनिया गांधी की इस वोटर धांधली के ऊपर अभी तक राहुल गांधी शांत है। याद करिए, 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? क्या राहुल गांधी उनको अपनी पार्टी से हटाएंगे? और क्या ये इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ऐसी वोटर धांधली के अंदर सामने आए गए? याद करिए दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले अभी इसी वक्त थोड़े समय पहले की बात है कि तेजस्वी यादव के मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए थे। जिस एपिक नंबर से तेजस्वी यादव ने 2020 और 25 के चुनाव में वोट किया था, वो प्रेस के सामने दूसरा एपिक आईडी। तो क्या इसके बारे में भी राहुल गांधी शांत थे? तो आज जब ये पवन खेड़ा और राहुल गांधी का ये नेक्सस बाहर आया है, इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीब, वंचित और पिछड़े के साथ इतनी नफरत करते हैं कि अपने खुद के पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने के लिए, उनकी वोट धांधली को छुपाने के लिए वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई है। उसको आधार पे उसका सिलेक्शन होगा, जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती शर्तें रखेगा उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट सब कुछ उन्हीं का होगा। ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे न, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी। बाकी सारा का सारा उनका होगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक के जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। नहीं, हर साल की बात नहीं है, एक बात तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को, जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।